प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आपको कि इस बार रीट परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी शामिल किया गया है नए सिलेबस के अनुसार। सभी के पास नया सिलेबस होगा, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसके अलावा जो है बहुत सारे उसमें पॉइंट जो है शामिल किए गए हैं। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस तरह के प्रश्न बनेंगे, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम पहला प्रश्न देखें तो यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा। ये पूछा गया है इस पहले प्रश्न के अंदर। तो वो कैसा प्रश्न आपका ये बना हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको हैं। आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो 5वें को आपको टिक करना होगा। नहीं टिक करोगे तो वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको टिक करना ही करना है। अगर आपको 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में से कुछ नहीं पता है तो 5वें पे आप टिक करोगे कि आपको नहीं पता है। ध्यान रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो होगा, जो अभिभावक संघ को दिया जाएगा, जो उनके माता पिता को दिया जाएगा, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, या विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा, या फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करेगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 2020 है शिक्षा नीति, क्या कहती है, इसमें 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। एक जो है आपका पहला जो शामिल किया गया है वो है संज्ञात्मक पक्ष। पहला जो शामिल किया गया है वो है संज्ञात्मक पक्ष। ठीक है। और दूसरा जो शामिल किया गया है वो है आपका भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष। और तीसरा जो है आपका, इसमें शामिल किया गया है गामक पक्ष को भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों को शामिल किया गया है। ये इसके कुल 3 पहलू हैं। ये 3 पहलुओं पर चल रहा है। 3 पहलू हैं इसके। अब ये जो 3 पहलू हैं, इसके अनुसार विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा। कौन सा? जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ है और क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें पूछ रहा है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। यानी कि हेतल जो गुजराती बोलती है वो पढ़ भी लेती है और लिख भी लेती है। उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, लेकिन विद्यालय में जो है उससे ना तो गुजराती लिखवाई जाती है, ना गुजराती पढ़ाई जाती है, ना गुजराती बोली जाती है। वह ये भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। दूसरा, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहा जाना चाहिए। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये क्या कहती है? यह नीति जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा जो है वो छात्रों में जो है शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाती है ना, और छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने में सामर्थ्य बनाती है, जोर देती है। तो यहाँ पर बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें शामिल किया गया है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है,
पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे में खाली स्थान शिक्षा प्रकार को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्कूली शिक्षा के दायरे में कौन सी चीज़ें हैं जो है कौन-कौन सी चीज़ें शिक्षा के प्रकार में शामिल होंगी। इसमें 2 ऑप्शंस आपको भरने हैं। अब आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इसमें क्या है, एक औपचारिक है। पहला में तो या तो आप दायरे में औपचारिक और दूसरा गैर औपचारिक, तीसरा गैर औपचारिक, उसके बाद में कठोर भरें। औपचारिक और अनौपचारिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, सबसे पहले औपचारिक शिक्षा भी होनी चाहिए और गैर औपचारिक शिक्षा भी होनी चाहिए। यानी कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो तो होनी चाहिए, उसके अलावा भी जो अनऑफिशियल है वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है औपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें बोला गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल की गई हैं। तो आपको पता होगा कि मध्य चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं। इसमें आपको ये पता होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के अनुरूप काम करती है। इसका जो पॉलिसी है ये 5+3+3+4 की पॉलिसी पे काम करती है, आपको ये पता है। अब ये जो है यहाँ पर जब हम बोलें कि इसने क्वेश्चन जो हमसे पूछा है तो इसके अनुरूप कौन सी कक्षा जो है वो मध्य चरण में शामिल होगी इनमें से, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि जो ये आपकी कक्षा शामिल करेंगे हम। देखिए मध्य चरण जो है ये आपका प्राथमिक शिक्षा और जो विशिष्ट शिक्षा है ना उसके बीच में आता है। जो आपका प्राथमिक शिक्षा और इसके बाद में आपका जो है विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, ये विशिष्ट शिक्षा के बीच में यहाँ पे आता है आपका मध्य शिक्षा या मध्य चरण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक तो आपका 1 से 5 हो गया, विशिष्ट में आपका 9 से 12 चला गया। ठीक है, इसके बीच में जो बचता है 5 के बाद में 6, 7 और 8, यानी कि 6 से लेकर के आपका 8 क्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको स्तंभ दिए गए, इसके स्तंभ को जरूर ध्यान रखना है आपको, ये स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो आपका स्तंभ है ये है पहला अभिगम्यता, दूसरा स्तंभ है सामर्थ्य, तीसरा स्तंभ है जवाबदेही, चौथा स्तंभ दिया गया है गुणवत्ता, पांचवा स्तंभ दिया गया है समता और छठा स्तंभ दिया गया है पहुंच। तो इसमें कौन कौन से आपको शामिल है, यहाँ पे 6 स्तंभ है और हमारे को केवल जो स्तंभ हैं वो इसके संबंध में केवल 5 ही स्तंभ है। और वो स्तंभ कौन से हैं उसी की बात करना है। एक पहला स्तंभ जो हमारा आता है वो पहुंच आता है। ठीक है, पहुंच में ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो उनको गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा मिले। तो पहला तो हमारा एक तो पहुंच आ गई। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है हमारा समता आ जाता है। ठीक है, इसके बाद समता आता है। तो समता में क्या होता है कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत सहायता सभी छात्रों को जो है सीखने में और सफल बनाने में समान अवसर देता है, तो एक समता आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता की शिक्षा जो है सभी को जो गुणवत्तापूर्ण ही शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका आता है वो आता है वहनीयता। ठीक है, या जवाबदेही बोल सकते हैं आप। तो जो वहनीय बनाना या जवाबदेही बनाना ये शिक्षा का जो है मूल रूप आ जाता है आपका। तो यहाँ पर आपका जवाबदेही भी हो गया। और इसके बाद जो है आपसे एक और पूछा गया है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सामर्थ्य बनाना, जवाबदेही नहीं, सामर्थ्य, वहनीयता यानी कि सामर्थ्य। जवाबदेही तो शामिल है ही, क्योंकि इस विद्यार्थियों को परिणाम सुधारने के लिए शिक्षा प्रणाली में सभी को जवाबदेह बनना पड़ेगा, तो ये तो शामिल है ही। और साथ ही साथ जो है सामर्थ्य भी शामिल है। ठीक है, ये 5 स्तंभ जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पांचों स्तंभ हमें ध्यान रखने हैं। सामर्थ्य है, जवाबदेही है, गुणवत्ता है, समता है और पहुँच है।
ये 5 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं। अभिगम्यता इसमें नहीं आता है, तो ये हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन सही हैं। यहाँ नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चयन करना है। तो हमारा पहला तो किसी में नहीं आएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ये भी नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ये भी नहीं आएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है स्तंभों को कि मूलभूत जो स्तंभ हैं एनईपी 2020 में, उसमें शामिल है सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, क्षमता और पहुंच। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ फुल फॉर्म पूछ लिया है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो इसमें गलतियां कर देते हैं। तो हमारे पास ई जो रिप्रेजेंट करता है वो बोलता है अर्ली, सी बोलता है चाइल्डहुड, सी फिर बोलता है केयर और फिर ई बोलता है एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड जहाँ पे भी हमारा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट किया है, यहाँ एलिमेंट्री किया है, यहाँ पे एजुकेशनल किया है, यहाँ पे अर्ली किया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये सही हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2000 में कितने स्तंभ है। अभी अभी हमने उन स्तंभों की बात करी थी, और इन्हीं स्तंभों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 स्तंभ होते हैं, और इन 5 स्तंभों के नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। किसी भी हालत में आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 जो है आपको स्तंभ याद रखने हैं, और पाँचों के नाम अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो उसको याद रखना है आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो हमारा जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये जो सिफारिश करती है। देखिए, इसी क्वेश्चन को 2 जगह हम और भी बात करेंगे कि किसकी सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, बहुभाषावाद को सिफारिश करती है कि मातृभाषा के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ जो है आप स्कूली लैंग्वेज को भी महत्व समान दें। ठीक है, सभी विद्यार्थियों में ये बताया जाए कि इसका महत्व समान रूप से सभी का है और दूसरे की भाषा का सम्मान करना सीखे। तो यहाँ पर जो है बहुभाषावाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करता है। इसमें बोला गया आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार या के अनुसार अधिगम खालिस्तान होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए इसमें ये पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम को कैसा बताया गया है। तो इसमें जो अधिगम को बताया गया है, जो लर्निंग प्रोसेस को बताया गया है, वो प्रयोगात्मक बताया गया है। यानी बच्चा जो है ना किताबी विषय वस्तु को ना देखे, ज़्यादा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ज़्यादा व्यवहारात्मक ना रहे, प्रयोगात्मक बने। हर चीज़ को जो है उसको करना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। यह नीति जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदला है ना, उसके ऊपर जो है इस पर बल दिया गया था, इसीलिए थोड़ा सा इसको प्रयोगात्मक कहा गया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो बल दिया गया है, सबसे ज़्यादा जिस रिपोर्ट कार्ड पे बल दिया गया है वो रिपोर्ट कार्ड है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, इसको इसके ऊपर जो है ज़्यादा बल दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि जो बालक का विकास हो वो बहुआयामी हो, यानी कि जो प्रगति कार्ड हो वो समग्र हो, समग्र रूप से हो, चारों तरफ से हो, अच्छी तरीके से हो। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल किताब पढ़कर स्कोर कर रहा है, खेल कूद नहीं जानता है या फिर सामाजिक गतिविधि नहीं जानता है, आचरण नहीं जानता है, तो वो नहीं। यहाँ पर सबको इसमें शामिल करने की बात की गई है, यानी कि एक समग्र विकास 360 बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार करने की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें मनोप्रेरणा भी हो, हैं भावनात्मक विचार भी हों, संज्ञात्मक विकास भी हो, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। किस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर जो है आपको जो बढ़ावा नहीं दिया गया है उसकी बात करते हैं। उपयुक्त इमारती ढांचा वो तो होना चाहिए शिक्षा के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। देखो, इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है, इसको ही बढ़ावा दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें ध्यान रखना है। इसमें नहीं का ऑप्शन पूछा है। नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। जिसको नहीं बढ़ावा दिया गया है वो है अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इस 2020 की शिक्षा नीति ने आपका जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसका स्थान ले रखा है। अभी फिलहाल 21वीं सदी की ये शिक्षा नीति है जिसने 1986 का स्थान ले लिया है। अभी 1986 में भी शिक्षा नीति आ चुकी है। और यहाँ पे दिव्यांग छात्रों की बात हो रही है, तो शिक्षा के संदर्भ में जो दिव्यांग छात्र हैं, ये जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी बात हो रही है, तो इनकी शिक्षा के संदर्भ में उपयुक्त इमारत ढांचा जो है इसको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक को बढ़ावा दिया गया है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। लेकिन विकलांगों के संदर्भ में अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। अब देखिए, वहां पर भी किस पे बल देती है, यहाँ पर भी किस पे बल देती है। ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो ये किस पे बल देती है, तो हमारे क्या परीक्षा के लिए पढ़ने पर, या स्मरण आधारित शिक्षा पर, अभ्यास और ड्रिल पर, वैचारिक समझ पर, किस पे देती है। तो ये जो है वैचारिक समझ के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा बल देती है इन ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ही वैचारिक समझ पर बल देती है, तो जी हाँ, केवल 2020 ही देती है वैचारिक समझ पे बल। ठीक है, बाकी के लिए परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा और अभ्यास और ड्रिल, इन सभी के लिए तो पहले से ही स्वतंत्रता से जो चल रही है हमारी शिक्षा नीतियाँ, जिसमें आपका 1968 का शिक्षा नीति है, अभी बताया था एक 1986 की शिक्षा नीति है जो स्वतंत्रता समय से चल रही हैं, इनमें जो है ये अस्तित्व में है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब 2020 की बात की जा रही है तो इसको इसीलिए अस्तित्व में आया था ये, कि इसने वैचारिक समझ को, ठीक है, वैचारिक समझ को जो है शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने के लिए, ताकि बच्चे जो अपने ज्ञान को अगर अर्जित करते हैं तो वो वास्तव में उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। इसलिए जो है इसको यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, इसीलिए दो है नई शिक्षा नीति आई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस चेंज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम बच्चों के केवल संज्ञात्मक विकास से संबंधित पहलू नहीं है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पे नहीं है। बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर नहीं है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित जो है अधिगम पर जो है ये बल देती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस शिक्षा नीति का मेन जो लक्ष्य है वो है शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के साथ साथ पाठ्यक्रम को लचीला बनाना, बहुभाषीय बनाना, अच्छी गति प्रदान करना और अर्जित ज्ञान को और अपने कौशल को अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन उपार्जन में, अपने कमाने में लागू करना को सीखना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में, अगर आपने क्वेश्चन देखा था तो मैंने आपको कुछ डिस्कस किया था, अगर आप उसको ध्यान करते हैं तो शायद आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। संज्ञात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और जो है मनोगयात्मक पक्ष या गामक पक्ष। इसको मनोगयात्मक पक्ष भी बोलते हैं, गामक पक्ष भी बोलते हैं। ये तीन पहलुओं पे विचार करता है। यहाँ पर वही तीन पहलुओं के बारे में यहाँ से पूछा गया है। अब दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति
वह अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि हम 3 आयामों की बात कर रहे हैं, ठीक है? 3 जो है पक्षों को शामिल किया गया है, 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे जो पक्ष हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, क्या वहाँ पर ऑप्शन में अधिक हैं? संज्ञात्मक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, ये तो नहीं था। संज्ञात्मक और शारीरिक है, ये भी नहीं था। संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोगयात्मक, ये तो था, वहाँ पे गयात्मक था। यहाँ पे शारीरिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? अब यहाँ पर ये किस उपागम से किस उपागम की ओर जा रही है, इसकी बात कर रहा है। पहले ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन में किस उपागम से किस उपागम में जा रही है, इसकी हम बात करते हैं। पहला उपागम से दूसरी उपागम, संरचनावादी से व्यवहारवादी, ये तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर, पहले हम रटते थे, जो 2 शिक्षा नीतियां थी उनमें रटना शामिल था। 2020 में जो है रटने की समझ को बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर जो है वैचारिक समझ को, जिसकी अवधारणाएं हम करते हैं कि हमारी अवधारणा समझ क्या होगी, ठीक है, अन्वेषण कैसा होगा, खोज उन्मुखी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, इस पे जो है बल देती है। आगे देखिए, अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, ये नहीं है इसमें शामिल। पहला शामिल नहीं है, तीसरा शामिल नहीं है, ये शामिल तो था, हमने देखा था। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, ये भी नहीं शामिल है। रटने पर आधारित अधिगम जो उपागम है, इससे किस उपागम की तरफ जाइए, तो यहाँ पर ये जा रही है अवधारणात्मक समझ के ऊपर। क्यों जा रही है? कि ये सीखने के बजाय ज़्यादातर वैचारिक जो समझ है उस पर बल देती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि खोज उन्मुखी बनाती है, अन्वेषण आधारित बनाती है, ठीक है, लक्ष्यों का एक साथ संगठित करने की सोच विकसित करती है। 21वीं सदी का जो ये आपका एनईपी है 2020, ये इसी से संबंधित है। इसका वास्तविक जीवन में अनुभव अधिगम के लिए जो है आकलन करने पे दो जोर तो देता है, लेकिन कैसा? जब अनुभव द्वारा हो, तब अनुभव द्वारा, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन कब? अनुभव द्वारा, तब वो अवधारणात्मक समझ के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे की वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसको आप मैं बता देता हूँ, और उसके लिए आप तैयार रहिए। आज की वीडियो में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा, समझा, उसकी अवधारणाओं को समझा और जाना, ठीक है। उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। अगर एमसीक्यू करेंगे तो फिर हम डिटेल में ज़्यादा, जो भी है एमसीक्यू से रिलेटेड डिटेल से मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अगले वीडियो में हम जो है इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा आएगा। उससे अगले वीडियो में जो भी हमारे पास पहला वीडियो बन जाता है उसी को हम पहले बना देंगे। प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा, या फिर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, या फिर स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, या फिर शिक्षक, और उसके अलावा जो है समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, और फिर स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, ठीक है। एक तो ये इसके सब पॉइंट हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो हमने अभी देखा था, वो तो मेन हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न देखे थे, 2020 से संबंधित सारे प्रश्न देखे थे। अभी जो प्रश्न आएंगे इसी से संबंधित होंगे, लेकिन इसके सब पॉइंट्स जो दिए गए हैं, जिसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट शामिल है, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही पॉइंट है, लेकिन ये सब पॉइंट है, सब पॉइंट है। जैसे कि हम देखते हैं, पहला पॉइंट होता है कोई, उसका फिर 1.1 होता है, उसी का 1.2 होता है। तो इस तरह से ये सब पॉइंट है। ये 1.1 मान लीजिए, 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, अगर ये 1 है तो। और एक आपका जो नया टॉपिक डाला गया इस बार, इसको तो आपको करना ही है। इससे आपके ज़्यादातर स्कोर डाउन करने के लिए ये बहुत काम करेगा, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक और योजनाएं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, जोर से तैयारी करिए, समय आपके पास कम है।